अध्याय 5 अफ्रीका का विभाजन। अफ्रीका का विशाल महाद्वीप 19वीं शताब्दी के पूर्व अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता था। यूरोप के अत्यंत समीप होने के बाद भी यूरोपवासी इसके संबंध में कोई ज्ञान नहीं रखते थे, और यदि कोई देश अफ्रीका के संबंध में कुछ जानकारी रखते भी थे तो वह न के बराबर ही थी। इस समय तक लोग अफ्रीका महाद्वीप के आंतरिक समृद्धि से अवगत नहीं थे। व्यापारी वर्ग भी इस महाद्वीप के संबंध में केवल इतना ही जानते थे कि यहाँ से हबशियों को पकड़कर ले जाते थे और दासों के रूप में उन्हें अमेरिकी किसानों को बेच देते थे। अफ्रीका के इस अंध महाद्वीप में यूरोप के लोगों के द्वारा प्रविष्ट न होने के आगे बताए गए कारण थे। नंबर 1, अफ्रीका का समुद्री किनारा समतल नहीं था और अच्छे बंदरगाहों का अभाव था, जिसके कारण यूरोपवासी वहां जाने का साहस नहीं कर पाते थे। नंबर 2, अफ्रीका की जलवायु उत्तम नहीं थी, उसकी भौगोलिक दशा अत्यंत शोचनीय थी। मिस्र, ट्यूनिस, अल्जीरिया और मोरक्को के अतिरिक्त अफ्रीका के अन्य प्रदेश उपजाऊ नहीं थे। अफ्रीका के उत्तर में विस्तृत सहारा का विशाल रेगिस्तान अत्यंत गर्म था। वहां पानी व वनस्पति का नितांत अभाव था, किंतु सहारा के दक्षिण की ओर भयंकर व घना जंगल था, जहां भयानक जंगली जानवर और विषैले रेंगने वाले जीव निवास करते थे। किसी व्यक्ति विशेष का वहां प्रवेश कदाचित संभव नहीं था। नंबर 3, अफ्रीका में अनेक पठार व दलदल से परिपूर्ण स्थान थे। वहां अनेक नदियां व झरने थे, जिनके कारण आवागमन अत्यंत दुर्गम कार्य था। इसलिए कोई भी इन भौगोलिक कठिनाइयों में फंसकर अपने प्राण गंवाना नहीं चाहता था। नंबर 4, काले हबशी, जिन्हें गोरे लोग पकड़कर ले जाते थे, विदेशियों से अत्यधिक घृणा करते थे और उनसे भयभीत भी थे। इसलिए उन लोगों से किसी प्रकार के व्यापारिक संबंध नहीं किए जा सकते थे। अफ्रीका की ओर झुकाव के कारण धीरे धीरे वर्तमान स्थिति में परिवर्तन आना प्रारंभ हुआ और यूरोप के लोग अफ्रीका महाद्वीप की ओर आकर्षित होने लगे, जिसके लिए निम्नलिखित कारण व परिस्थितियां उत्तरदायी थीं। नंबर 1, सर्वप्रथम नेपोलियन ने अफ्रीका के महत्व को महसूस किया और अंग्रेजों को अप्रत्यक्ष युद्ध में हराने के उद्देश्य से उसने मिस्र पर आक्रमण कर दिया। वस्तुतः मिस्र और सीरिया होकर जो स्थल मार्ग था, उस पर अधिकार करके वह अंग्रेजों के पूर्व स्थित साम्राज्य को खतरा पैदा करना चाहता था। इसलिए फ्रांस व इंग्लैंड के मध्य लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष के कारण यूरोप के राष्ट्रों का ध्यान भी अफ्रीका द्वीप की ओर आकर्षित हुआ। पृष्ठ 54। नंबर 2, यूरोप के विभिन्न देश अपने अपने औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना के लिए आकांक्षा कर रहे थे, परंतु इस समय तक अधिकांश वे स्थान जहां पर उपनिवेशों की स्थापना संभव थी, एशिया के विभिन्न राष्ट्रों ने अपना अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। विदेशी राष्ट्र मुनरो सिद्धांत के कारण अमेरिका में प्रवेश नहीं पा रहे थे। इसलिए 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक देशों का ध्यान अफ्रीका की ओर आकर्षित हुआ। नंबर 3, अफ्रीका में हीरो व अन्य बहुमूल्य पत्थरों की अनेक खानें थीं। इसलिए यूरोप के विभिन्न राष्ट्र यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित करके उनकी धन संपदा को हस्तगत कराना चाहते थे। नंबर 4, उस समय सैनिक राष्ट्रवाद की भावना का दिन प्रतिदिन विकास होता जा रहा था। जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे राष्ट्रों ने इंग्लैंड व हॉलैंड की नीति का अनुसरण करते हुए यह अनुभव करना प्रारंभ कर दिया कि औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक राज्य अपने आत्मसम्मान और गौरव की वृद्धि हेतु उपनिवेशों की स्थापना के लिए लालायित था। नंबर 5, यूरोप के कुछ धर्म प्रचारक अफ्रीका के इस अंध महाद्वीप में अपने धर्म व संस्कृति का प्रचार करने के इच्छुक थे। धार्मिक उत्साह से ओतप्रोत धर्म प्रचारकों ने अफ्रीका के इस अंधकारमय द्वीप में अनेक कष्ट उठाए हुए प्रवेश किया और धर्म प्रचार के कार्य में जुट गए। नंबर 6, यूरोप का प्रत्येक देश अपनी अपनी सैनिक शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए औपनिवेशिक दौड़ में भाग लेने का इच्छुक था। इंग्लैंड को अपनी भारतीय सेना पर गर्व था और जर्मनी ने भी इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनी सेना की संख्या को अत्यधिक बढ़ा लिया था। नंबर 7, सन 1883 के एक अधिनियम के अनुसार इंग्लैंड ने अपने साम्राज्य में दास व्यापार को अवैध घोषित कर दिया था। इसलिए अब यह व्यापार गुप्त रूप से होना प्रारंभ हो गया।
इसलिए इंग्लैंड ने अफ्रीका के पश्चिमी समुद्री तट पर अपनी जल सेना की टुकड़ी को तैनात कर दिया ताकि गुप्त रूप से देश में दास व्यापार चलता न रहे। अफ्रीका की खोज। अफ्रीका की खोज के महत्वपूर्ण कार्य में धर्म प्रचारकों ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डालकर अब कई खतरनाक स्थानों की खोज की। इस संदर्भ में लिविंगस्टन, स्टैनले, बेकर, स्पोक व ग्रांट आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लिविंगस्टन ने जेम्बेजी नदी के मार्ग से यात्रा करके विक्टोरिया तथा नियाग्रा झील की खोज की। उसने मध्य अफ्रीका के प्रत्येक देश में सन 1840 से 1873 तक भ्रमण किया। अपनी इन यात्राओं के दौरान अफ्रीका के घने जंगलों में वह एक बार रास्ता भूल जाने के कारण भटक भी गया था। 1873 ईस्वी में स्टैनले को उसे खोज निकालने के लिए भेजा गया था। एक अंग्रेज अन्वेषणकर्ता स्प्रोक ने भी एक झील की खोज की थी। इन धर्म प्रचारकों एवं अन्वेषणकर्ताओं के माध्यम से ही लोगों को अफ्रीका की आंतरिक भौगोलिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त हुआ था और यूरोप का प्रत्येक देश अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित करने का प्रयास करने लगा था। पृष्ठ 55। अफ्रीका का विभाजन। अफ्रीका का विभाजन यूरोप के इतिहास की एक अत्यंत रोमांचक घटना मानी जाती है। विभाजन के महत्वपूर्ण कार्य को अत्यंत शीघ्रता से संपादित किया गया। यद्यपि विभाजनकर्ता विभिन्न राष्ट्रों में आपस में अनेक मतांतर मानते थे, किंतु फिर भी बिना कोई युद्ध लड़े इस कार्य को शांतिपूर्वक ढंग से पूर्ण कर लिया गया। सर्वप्रथम 1876 ईस्वी में बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने ब्रुसेल्स में यूरोप के राष्ट्रों की एक सभा का आयोजन किया। उसका उद्देश्य अफ्रीका के महत्व पर विचार करना था और अफ्रीकन सम्मेलन का गठन करना था, किंतु इस सम्मेलन के उच्च नैतिक स्तर को अधिक लंबे समय तक नहीं बनाए रखा जा सका और शीघ्र ही प्रत्येक देश ने अफ्रीका महाद्वीप में अपने स्वार्थ के अनुरूप कार्य करना प्रारंभ कर दिया। स्वयं लियोपोल्ड ने स्टैनले के सहयोग से अफ्रीका में एक विशाल कांगो राज्य का गठन किया। अफ्रीका में बेल्जियम के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर यूरोप के अन्य देशों ने भी अफ्रीका में अपने अपने उपनिवेश स्थापित करने का प्रयास करना आरंभ कर दिया। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देशों ने अफ्रीका में प्रवेश प्राप्त करने के लिए घोषित किया कि अफ्रीका में उनके प्रवेश का मुख्य उद्देश्य वहां की असभ्य जनता को सभ्य बनाना तथा ईसाई धर्म का प्रचार करना है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यूरोप के विभिन्न राज्यों ने अफ्रीका की लूट के कार्य को प्रारंभ किया। 1884 का बर्लिन सम्मेलन। यूरोप का प्रत्येक राष्ट्र अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित करना चाहता था, इसलिए उनमें परस्पर मतभेदों का जन्म हुआ। अंततः बर्लिन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें विभिन्न देशों के मतांतरों को दूर किया गया एवं जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस की सीमा संबंधी विवादों का सुलझाव किया गया। उपर्युक्त देशों ने इस अवसर पर 1890 ईस्वी में आपस में एक नवीन संधि भी की। बर्लिन के इस सम्मेलन में अफ्रीका के सांस्कृतिक विकास के प्रश्न पर भी विचार विमर्श हुआ। शस्त्रों एवं शराब के व्यापार पर भी अनेक प्रतिबंध लगाए गए, किंतु शीघ्र ही कांगो में अफ्रीका वासियों का अत्यंत शोषण होने लगा। बर्लिन के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में स्विट्जरलैंड के अतिरिक्त यूरोप के सभी देशों और अमेरिका ने भी भाग लिया और यह सम्मेलन नवंबर 1884 से फरवरी 1885 तक चला। अफ्रीका की लूट। अफ्रीका की लूट में सबसे अधिक लाभ इंग्लैंड को हुआ। उसके अत्यधिक विस्तृत साम्राज्य में केप ऑफ गुड होप, नेटाल, ट्रांसवाल, ऑरेंज नदी का नजदीकी क्षेत्र, रोडेशिया, मिस्र, सूडान का कुछ भाग, ब्रिटिश सोमालीलैंड, नाइजीरिया, गैम्बिया, गोल्ड कोस्ट तथा सीरिया लियोन आदि सम्मिलित थे। मिस्र पर इंग्लैंड का नियंत्रण। सन 1798 में नेपोलियन ने मिस्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, किंतु नील नदी के युद्ध में उसकी पराजय के बाद वहां उसका प्रभाव समाप्त हो गया और इंग्लैंड का मिस्र पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। मिस्र का इंग्लैंड के लिए विशेष महत्व था, क्योंकि मिस्र पर किसी अन्य देश का प्रभुत्व स्थापित होने से उसके भारत स्थित साम्राज्य को खतरा उत्पन्न हो सकता था।
प्रारंभ में मिस्र तुर्की साम्राज्य का एक अंग था और यहाँ पर तुर्की का एक गवर्नर शासन करता था। 1811 ईस्वी में मिस्र के गवर्नर शासक मोहम्मद अली ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उसकी मृत्यु के बाद 1863 ईस्वी में उसका पौत्र इस्माइल पाशा गद्दी पर बैठा। पृष्ठ 56। वह एक अत्यंत अपव्ययी व्यक्ति था। उसने सुधारों को कार्यान्वित करने तथा अपनी बाह्य शान शौकत का प्रदर्शन करने में बहुत अधिक धन का अपव्यय किया, जिसके कारण मिस्र के शाही कोष की स्थिति अत्यधिक खराब हो गई। अतः अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे इंग्लैंड तथा फ्रांस से बहुत अधिक धन ऋण के रूप में प्राप्त करना पड़ा। धीरे धीरे मिस्र की आर्थिक स्थिति अत्यंत बिगड़ गई। अब कोई भी मालदार देश दिवालिये मिस्र को ऋण देने के लिए तैयार नहीं था और देश की स्थिति भी इस योग्य नहीं थी कि नए कर लगाए जा सकें। अपनी आर्थिक स्थिति की भयानकता से बाध्य होकर मिस्र के शासक इस्माइल पाशा ने सुएज नहर में अपने हिस्से को इंग्लैंड को बेच दिया। सन 1876 में मिस्र में एक कमेटी की स्थापना की गई, जिससे उसकी आय और व्यय पर इंग्लैंड तथा फ्रांस आदि देशों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इस प्रकार मिस्र में द्वैत शासन की स्थापना का मार्ग उन्मुख हुआ। इस्माइल पाशा अपने आंतरिक मामलों में इंग्लैंड व फ्रांस के हस्तक्षेप को सहन नहीं कर सका, इसलिए उन्होंने टर्की के सुल्तान पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह इस्माइल पाशा को मिस्र के गवर्नर के पद से हटा दे। परिणामतः इस्माइल पाशा को इस पद से हटा दिया गया और उसके पुत्र तौफीक को उसका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। इस्माइल पाशा बिना किसी दुख व पश्चाताप के मिस्र छोड़कर इटली चला गया। अरबी पाशा का राष्ट्रीय आंदोलन। मिस्र में द्वैत शासन की स्थापना के बाद देश की दशा अत्यंत शोचनीय हो गई थी और अर्थव्यवस्था पूर्णतया पंगु हो गई थी। धनवान लोगों पर भारी कर लगा दिए गए थे और सैनिकों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा था, जिससे देश में चारों ओर असंतोष फैल गया था। लोगों ने यह मांग करनी प्रारंभ कर दी थी कि मिस्र मिस्रवासियों का है, बाह्य देशों को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अंत में स्थिति में सुधार की कोई आशा न देखते हुए मिस्र के अरबों ने अरबी पाशा के नेतृत्व में 9 सितंबर 1881 ईस्वी को विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। सेना ने भी विद्रोहियों का साथ दिया और 500 सैनिकों ने महल को घेर लिया। विद्रोहियों ने मांग की कि सैनिकों की संख्या में वृद्धि की जाए, विदेशी सचिवों को देश से बाहर निकाल दिया जाए तथा एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना की जाए। अरबी पाशा के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर इस्माइल पाशा ने उसे अपना युद्ध मंत्री नियुक्त कर दिया। इंग्लैंड व फ्रांस अरबी पाशा के इस व्यवहार को सहन नहीं कर सके और उन्होंने उसकी शक्ति को कुचल देने का निश्चय किया, जिससे मिस्र में 11 जून को अत्यधिक असंतोष व अव्यवस्था फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 50 यूरोप वासियों की हत्या कर दी गई और अनेक घायल हो गए। इसलिए अंग्रेजों ने अलेक्जेंड्रिया पर बम वर्षा करने का निश्चय किया, किंतु फ्रांस इस निर्णय से सहमत नहीं हुआ। फलतः इंग्लैंड ने अकेले ही सारी जिम्मेदारी को अपने ऊपर ग्रहण करते हुए अलेक्जेंड्रिया पर बम बरसाए, किंतु अरब के निवासियों ने बिना निराश हुए अंग्रेजों के विरुद्ध न समाप्त होने वाला युद्ध घोषित कर दिया। किंतु परिस्थितियों वश शीघ्र ही उन्हें समर्पण के लिए बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार मिस्र पर इंग्लैंड का प्रभुत्व स्थापित हो गया तथा इंग्लैंड वहां का वास्तविक शासक बन बैठा। इस स्थिति को देखकर फ्रांस को विशेष पीड़ा हुई। उसने मिस्र के विरुद्ध होने वाले इंग्लैंड के युद्ध में भाग नहीं लिया, इसलिए इटली में उसका प्रभाव भी अत्यंत कम हो गया था और अंततः 1904 ईस्वी के एक समझौते के अनुसार मिस्र पर इंग्लैंड के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया गया। पृष्ठ 57। सूडान की समस्या। इंग्लैंड एक साम्राज्यवादी देश था। केवल मिस्र पर अधिकार मात्र कर लेने से उसकी प्रसारवादी नीति की तुष्टि नहीं हुई थी। उसने सूडान पर भी अपना प्रभाव स्थापित करने के प्रयास किए, जो उस समय मिस्र के अधीन था। जब इंग्लैंड ने मिस्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तब यह स्वाभाविक था कि वह सूडान पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता। परंतु मोहम्मद अहमद नाम के एक व्यक्ति ने 1881 में वहां विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। वह अपने आप को मेहदी अर्थात देवदूत कहा करता था और उसके अनुयायियों को लोग दरवेश कहकर पुकारते थे। उन्होंने
काफिरों अर्थात गैर मुसलमानों के विरुद्ध जिहाद अर्थात धर्म युद्ध घोषित कर दिया। कर्नल हिक्स को इस विद्रोह को कुचलने का दायित्व सौंपा गया, किंतु वह पराजित हो गया। इस पर ग्लैडस्टोन ने जनरल जोर्डन को इस कार्य हेतु नियुक्त किया, जिसने खार्तूम को अपना मुख्यालय बनाया और सूडान के मामले को निपटाने का प्रयास किया। किंतु जोर्डान की इस कार्य हेतु नियुक्ति ग्लैडस्टोन की सबसे बड़ी भूल थी। वह इस्माइल पाशा के शासन के अंतिम दिनों में सूडान के गवर्नर के पद पर कार्य कर चुका था। वह एक बहादुर योद्धा था और मेहदवी के विरुद्ध मोर्चे से वापसी के प्रश्न पर कभी सोच भी नहीं सकता था। 1884 ईस्वी में खार्तूम पहुंचने के बाद वहां से वापस लौट आने के स्थान पर जोर्डन ने अपनी सेना की संख्या में वृद्धि करना प्रारंभ कर दिया। इस पर खार्तूम में मेहदवियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। इस अवसर पर इंग्लैंड की सरकार ने अत्यधिक लापरवाही का परिचय दिया और अत्यंत विलंब से जोर्डन की सुरक्षा हेतु एक अन्य सैनिक टुकड़ी को खार्तूम भेजा गया। किंतु इस समय तक मेहदवियों ने सूडान पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था और जनरल जोर्डन की हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य हत्याकांड ने परिस्थितियों को और अधिक नाजुक बना दिया और सरकार ने कुछ समय के लिए सूडान पर विजय प्राप्त करने के विचार को त्याग दिया था। सूडान पर अंग्रेजों के लिए अत्यधिक महत्व था, इसलिए उन्होंने उसे हस्तगत करने के पुनः प्रयास करने प्रारंभ कर दिए। इस समय तक मेहदवी नामक सुयोग्य शासक का देहांत हो चुका था और उसके उत्तराधिकारी अत्यंत कमजोर थे। इसके कारण वहां असंतोष व्याप्त हो गया। यदि इंग्लैंड ने सूडान को प्राप्त करने के प्रयास न किए होते, तब निश्चय ही फ्रांस उसे हड़प जाता। इससे मिस्र के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता। अतः अंग्रेजों ने अपनी पराजय का बदला लेने हेतु लॉर्ड किचनर के नेतृत्व में एक सेना विद्रोहियों के विरुद्ध भेजी, जिसने विद्रोही सेना को कुचल दिया, मेहदी के समर्थकों को नष्ट कर दिया और अंग्रेजों ने सूडान पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। फैशोडा की घटना। सूडान के मामले में अंग्रेजों की सफलता से फ्रांसवादियों को अत्यंत दुख हुआ। फैशोडा भी दोनों राज्यों के बीच विवाद का प्रमुख बिंदु था और दोनों अर्थात फ्रांस व इंग्लैंड उस पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। वस्तुतः फैशोडा अंग्रेजों के साम्राज्य के उत्तरी व दक्षिण भाग और फ्रांसीसियों के साम्राज्य के पूर्वी व पश्चिमी भाग का केंद्र बिंदु था। इसलिए अंग्रेज जनरल किचनर तथा फ्रांसीसी जनरल मार्श के बीच फैशोडा में एक विवाद उठ खड़ा हुआ था कि किस देश का झंडा वहां पर लगाया जाएगा। युद्ध की संभावना अत्यधिक बढ़ गई थी। अंततः फ्रांसवादियों ने अपनी जिम्मेदारियों पर दृष्टिपात करते हुए अपना मुंह फेर लिया था और अंग्रेजों के साथ एक समझौता कर लिया था। इसके परिणाम स्वरूप सूडान में इंग्लैंड तथा मिस्र के द्वैत शासन की स्थापना हो गई थी। पृष्ठ 58 इंग्लैंड। सन 1652 में डच लोगों ने, जिन्हें बोअर भी कहा जाता था, केप कॉलोनी में अपने उपनिवेश की स्थापना कर ली थी, जो सुदूर दक्षिणी अफ्रीका के सुदूर में पड़ता था। वे अपने धार्मिक मामलों में अत्यंत कठोर थे और अंग्रेजों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। सन 1815 के लगभग अंग्रेजों ने भी केप कॉलोनी में आकर बसना प्रारंभ कर दिया था और धीरे धीरे वहां पर उनकी संख्या काफी बढ़ गई थी। प्रारंभ में दोनों के संबंध परस्पर मधुर बने रहे, किंतु अंग्रेजों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई संख्या के कारण डच लोगों के हृदय में संदेह की भावना जागृत हुई, जिसके कारण उन्होंने केप कॉलोनी को छोड़कर ऑरेंज फ्री स्टेट, ट्रांसवाल और नेटाल में निवास करना प्रारंभ कर दिया। किंतु 1879 ईस्वी में अंग्रेजों ने ट्रांसवाल पर विजय प्राप्त कर ली, जिसके कारण अंग्रेजों और बोअर जाति के लोगों के आपसी संबंध तनावपूर्ण हो गए और युद्ध की ज्वाला धधक उठी। इस युद्ध में अंग्रेजों को पराजय का मुंह देखना पड़ा और बोअरों की स्वतंत्रता को भी सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया तथा ट्रांसवाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। सन 1881 में ट्रांसवाल में सोने की कुछ खानों की जानकारी प्राप्त हुई, जिससे प्रभावित होकर अंग्रेजों ने ट्रांसवाल में प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया और कहीं कहीं पर उनकी संख्या मूल निवासी बोअरों से भी अधिक हो गई। इससे बोअरों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया। बोअरों अंग्रेजों से घृणा करते थे और उन्हें विदेशी कहकर पुकारते थे।
इन विदेशियों का मुख्य नेता सेसिल रोड्स था। उसका जन्म एक अंग्रेजी पादरी परिवार में हुआ था और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उसने शिक्षा ग्रहण की थी। सोने की खानों में काम करके उसने पर्याप्त धन संपदा अर्जित कर ली थी। वह दक्षिणी अफ्रीका में ब्रिटिश शासन की स्थापना पर विशेष बल दे रहा था और थोड़े समय में ही उसने अफ्रीका के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। वह संपूर्ण प्रदेश उसके नाम के आधार पर रोडेशिया कहलाया। 1890 ईस्वी में वह केप कॉलोनी का प्रधानमंत्री चुना गया और 1896 ईस्वी तक वह इसी पद पर बना रहा। उसकी यह भी धारणा थी कि अंग्रेजों को ट्रांसवाल तथा ऑरेंज फ्री स्टेट पर भी अधिकार स्थापित कर लेना चाहिए। डॉक्टर जॉनसन ने ट्रांसवाल पर आक्रमण कर दिया, किंतु बोरो ने उसे पराजित कर दिया, जिससे अंग्रेजों व बोरो के संबंध अत्यधिक तनावपूर्ण हो गए। इसी प्रकार जर्मनी व इंग्लैंड के संबंधों को और अधिक बिगाड़ने में विलियम द्वितीय के बधाई के तार ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जो सम्राट विलियम द्वितीय ने ट्रांसवाल के अध्यक्ष क्रूगर को उनकी सफलता के लिए भेजा था। इंग्लैंड बोरो के विरुद्ध अपनी पराजय का बदला लेने के लिए अवसर की प्रतीक्षा में था। 1899 ईस्वी में उसने ऑरेंज फ्री स्टेट व ट्रांसवाल के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया। प्रारंभिक युद्ध में बोरो को कुछ सफलता प्राप्त हुई, किंतु अधिक समय तक वह अपने विजय क्रम को बनाए रखने में सफल नहीं हो सके और अंततः पराजित हुए। 1902 ईस्वी में दोनों अर्थात बोरो व अंग्रेजों के मध्य एक संधि हो गई, जिसके अनुसार ट्रांसवाल व ऑरेंज फ्री स्टेट पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया। डच भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया और उसे स्वायत्तता प्रदान करने का वचन दिया गया। इस संधि के बाद बोरो को नई सुविधाएं प्रदान की गयी, किंतु इसके बाद भी उनके असंतोष का अंत नहीं हुआ। अंततः इंग्लैंड की उदार सरकार ने ट्रांसवाल व ऑरेंज फ्री स्टेट को क्रमशः 1906 ईस्वी व 1907 ईस्वी में स्वायत्तता प्रदान कर दी तथा ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट, केप कॉलोनी व नेटॉल को दक्षिण अफ्रीका संघ के नाम से संगठित कर दिया गया। पृष्ठ 59। फ्रांस। फ्रांस अफ्रीका के महत्वपूर्ण प्रदेशों यथा मिस्र, अल्जीरिया, ट्यूनिस और मोरक्को पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, किंतु इंग्लैंड ने उसका विरोध किया तथा मिस्र पर उसका अधिकार स्थापित होने दिया, क्योंकि मिस्र का इंग्लैंड के भारत स्थित साम्राज्य के लिए अत्यधिक महत्व था। किंतु धीरे धीरे फ्रांस ने दक्षिण अफ्रीका के कई महत्वपूर्ण उपनिवेशों पर अधिकार स्थापित कर लिया। 1847 ईस्वी में अल्जीरिया पर अधिकार करने के बाद फ्रांस की आंखें ट्यूनिस के प्रदेश पर लगी हुई थीं, जो अल्जीरिया के पूर्व में स्थित था। इटली भी ट्यूनिस के प्रदेश की ओर लालची आंखों से निहार रहा था, किंतु फ्रांस ने 1881 ईस्वी में बिस्मार्क को प्रोत्साहन प्राप्त करने के बाद इस पर अधिकार कर लिया। साथ ही उसने गुआना, आइवरी कोस्ट, फ्रेंच कांगो और सहारा के नखलिस्तान पर भी संरक्षण स्थापित कर लिया। इंग्लैंड व फ्रांस के सेना नायकों के मध्य फैशोडा नामक स्थान पर मतांतरण के बाद दोनों देशों के मध्य युद्ध की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ गई थीं, किंतु फ्रांस युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी आंतरिक स्थिति अत्यंत दुर्बल थी। इसलिए वह झुक गया और युद्ध टल गया। 1904 ईस्वी में इंग्लैंड व फ्रांस ने मोरक्को के प्रश्न पर आपस में एक संधि कर ली और इस प्रकार फ्रांस अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी प्रदेश में एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। जर्मनी। 1870 से 1890 ईस्वी तक बिस्मार्क जर्मनी में चांसलर के पद पर कार्य करता रहा। अपने प्रधानमंत्री काल के प्रारंभिक वर्षों में वह उपनिवेश स्थापना का घोर विरोधी था, किंतु वह इंग्लैंड के साथ अपने संबंधों को खराब करना नहीं चाहता था। इंग्लैंड उस प्रत्येक देश को अपना शत्रु समझता था जो औपनिवेशिक दौड़ में भाग लेता था और अपनी जल शक्ति के विस्तार का प्रयास करता था। बिस्मार्क जर्मनी को एक आत्मसंतुष्ट देश कहा करता था, किंतु बाद में आगे बताए गए कारणों से प्रेरित होकर उसने उपनिवेश स्थापना की ओर ध्यान देना प्रारंभ किया। नंबर 1, जर्मनी के औद्योगिक विकास के लिए उपनिवेश प्राप्त करना नितांत आवश्यक था। नंबर 2, अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने के लिए उसे अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता थी। नंबर 3, जर्मनी के राष्ट्रीय गौरव के लिए उपनिवेशों की स्थापना अत्यंत आवश्यक थी।
प्रसिद्ध इतिहासकार गूच ने इस संदर्भ में लिखा है कि अफ्रीका की लूट के कारण जर्मनी की उपनिवेश स्थापना की भूख में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी और बिस्मार्क को अंततः इस भूख को शांत करना ही पड़ा। औपनिवेशिक दौड़ में विलंब से भाग लेने के कारण बिस्मार्क अफ्रीका की लूट में समय पर सम्मिलित नहीं हो सका, लेकिन फिर भी 1884 से 1890 ईस्वी तक उसने तोगोलैंड, कैमरून, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में कुछ उपनिवेश स्थापित किए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिस्मार्क जैसा कुशल राजनीतिज्ञ भी समय की पुकार को टाल नहीं सका और उसे भी उपनिवेश स्थापना की दौड़ में भाग लेना पड़ा, जिसका वह प्रारंभ से घोर विरोधी था। पृष्ठ 60। स्पेन ने अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर अपने कुछ उपनिवेश स्थापित किए। 1908 ईस्वी में उसने जिब्राल्टर द्वीप के सामने कुछ प्रदेशों पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इटली ट्यूनिस के प्रदेश पर अधिकार करना चाहता था, परंतु फ्रांस द्वारा वहां अपना आधिपत्य स्थापित कर लिए जाने के कारण 1883 में लाल सागर के किनारे के प्रदेश इरिट्रिया पर एवं पूर्वी सोमालीलैंड के कुछ भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इटली इबिस्निया पर अधिकार करना चाहता था, किंतु अडोवा से युद्ध में उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। तत्पश्चात इटली ने त्रिपोली तथा उसके आसपास के प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और उसे कालांतर में लीबिया का नाम प्रदान किया। पुर्तगाल ने अंगोला पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। वह बेल्जियम कांगो के दक्षिण में स्थित था। कालांतर में पुर्तगाल ने मोजम्बिक पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, जिसे पुर्तगाल वासी पूर्वी अफ्रीका के नाम से पुकारते थे। इस प्रकार यूरोप की महाशक्तियों ने संपूर्ण अफ्रीका का आपस में विभाजन कर लिया। विभाजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश ये था कि यह कार्य अत्यंत शांतिपूर्ण ढंग से संपादित कर लिया गया। यद्यपि कई अवसरों पर कटुता बढ़ जाने के कारण युद्ध की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ गईं, किंतु वार्तालाप और कूटनीति के द्वारा मतांतरों को शांतिपूर्ण ढंग से हल कर लिया गया। विभाजन का उल्लेखनीय तथ्य ये था कि विभाजन अत्यंत धीमी गति से और क्रमानुसार किया गया था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, 19वीं शताब्दी में यूरोप की महान शक्तियों में अफ्रीका के विभाजन का वर्णन कीजिए। प्रश्न 2, अफ्रीका के विभाजन के कारणों का उल्लेख कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, उन बिंदुओं की व्याख्या कीजिए जिनके कारण यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका की ओर आकर्षित हुई थी। प्रश्न 2, अफ्रीका के विभाजन के संदर्भ में बर्लिन सम्मेलन 1884 के महत्व का वर्णन कीजिए। प्रश्न 3, फशोदा संकट का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 4, बोअर युद्ध की पृष्ठभूमि समझाइए। पृष्ठ 61। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, 19वीं शताब्दी से पूर्व किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता था? नंबर 1 एशिया, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 अफ्रीका और नंबर 4 उत्तरी अमेरिका। इसका सही उत्तर है 3 अफ्रीका। प्रश्न 2, अफ्रीका के महत्व को सर्वप्रथम किसने अनुभव किया था? नंबर 1 नेपोलियन प्रथम, नंबर 2 बिस्मार्क, नंबर 3 मेटरनिक और नंबर 4 नेपोलियन तृतीय। इसका सही उत्तर है नंबर 1 नेपोलियन प्रथम। प्रश्न 3, अफ्रीका के विभाजन में रुचि लेने वाला शासक लियोपोल्ड द्वितीय किस देश का राजा था? नंबर 1 ऑस्ट्रिया, नंबर 2 बेल्जियम, नंबर 3 रूस और नंबर 4 इंग्लैंड। सही उत्तर होगा नंबर 2 अर्थात बेल्जियम। प्रश्न 4, सन 1863 में मिस्र के गवर्नर पद पर कौन आसीन हुआ था? नंबर 1 इब्राहिम, नंबर 2 मोहम्मद अली, नंबर 3 इस्माइल पाशा और नंबर 4 कोई नहीं। इसका सही उत्तर है नंबर 3 इस्माइल पाशा। प्रश्न 5, मिस्र पर इंग्लैंड के प्रभुत्व को कब स्वीकार किया गया था? नंबर 1 1902, नंबर 2 1895, नंबर 3 1900 और नंबर 4 1904। इसका सही उत्तर है नंबर 4 अर्थात 1904। प्रश्न 6, सेसल रोड्स को केप कॉलोनी का प्रधानमंत्री कब चुना गया था? नंबर 1 1890, नंबर 2 1894, नंबर 3 1896 और नंबर 4 1898। इसका सही उत्तर है नंबर 1 अर्थात 1890। प्रश्न 7,
मोरक्को के प्रश्न पर इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य संधि कब हुई थी? नंबर 1 1902, नंबर 2 1907, नंबर 3 1904 और नंबर 4 1909। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 1904। पृष्ठ 62।